Hello friends, how are you? I hope you all are well. Now today we will discuss the subtopic of scope of sociology, that is German thinker. मतलब हमने किस किसके हिसाब से स्कोप पढ़ रहे हैं अभी, प्लेसेस के हिसाब से कि अलग अलग प्लेसेस में सोशोलॉजी के स्कोप को कैसे बढ़ाया, सोशोलॉजी के स्कोप में कैसे हेल्प दिया। तो जैसे जर्मन सोशोलॉजी ने क्या हेल्प दिया, जैसे जर्मन में एक हमारे हीगल थे, उन्होंने डायलेक्टिक्स और आइडियलिज्म के बारे में बताया। तो इनका जो आइडिया है डायलेक्टिक्स का, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस भी है। अब डायलेक्टिक्स को आप ये समझ लीजिए द्वंद्व, इसको आप प्योर हिंदी में कह दीजिए द्वंद्व अगर होता है तो। अब जैसे अभी अगर किसी को आइसक्रीम खाना है तो उसका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन उसका मन ये भी कर रहा है, उसका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक। फिर उसका मन ये कर रहा है दूसरा वाला कि आइसक्रीम नहीं खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर एक बीच में बात आती है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन रोज़ नहीं खाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये बीच का एक सिंथेसिस हो गया। पहले आया थीसिस कि नहीं खाना है, फिर क्या आया एंटीथीसिस कि खाने का मन कर रहा है, फिर क्या हुआ कि बीच का कोई रास्ता अपनाया गया कि चलो खा ले, मतलब कि कम खाते हैं या फिर एक दिन खा लेते हैं हफ्ते में। तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपने पार्लियामेंट के हिसाब से। जैसे पार्लियामेंट ने कोई बिल ड्राफ्ट किया, बिल नंबर 1, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड क्या हुआ कि इसका अपोजिशन आया, तो अपोजिशन ने कहा इसमें ये पॉइंट्स सही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर दोनों को मिला के, मतलब दोनों के आपस में सहमति हुई तो तीसरा बना, ये क्या बना, सिंथेसिस। तो इन्होंने ये डायलेक्टिक्स के बारे में बताया। और आइडियलिज्म हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जानना ज़रूरी भी है। जैसे आइडियलिज्म कहता है, मतलब इम्फेसिस करता है माइंड्स पर और मेंटल प्रोडक्ट्स पे। कैसे कि हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो हमारा माइंड बताता है कि वो चीज़ें हैं क्या। अब जैसे हुआ फ़ैन हुआ, तो कुछ लोग फ़ैन को देखेंगे और सोचेंगे मतलब इसको चला दें तो ये हवा देगा, और कुछ लोग अगर उससे नहीं परिचित होंगे तो कहेंगे कि मतलब ये ऐसे सजावटी की चीज़ें हैं। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि माइंड का जो दिमाग है ना, हमारा आइडिया है ना, वही हमें देता है संदेश कि हमारे सामने क्या चीज़ है और कैसे है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, किसी के सामने पड़ा हुआ है टेबल, तो कोई क्या कर रहा है कि उस टेबल पे जाके बैठ गया, तो उसका दिमाग ने क्या कहा उसको कि इस पे बैठ जाते हैं। और कोई एक बंदा है उस पे पढ़ रहा है, तो उस बंदे के दिमाग में क्या आया कि इस टेबल का यूज़ पढ़ने के लिए होता है। अब किसी तीसरे ने आया, कोई उस पे सामान रख दिया, तो उसका दिमाग क्या आया कि इस पे सामान रखा जाता है। तो इनका कहने का मतलब था कि जो हमारी आइडियाज़ ही होते हैं वही सब कुछ होते हैं, वही हमें बताते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है। अब ये फ्योरबाख आते हैं। फ्योरबाख ने मटेरियलिज्म के बारे में बताया। ये फ्योरबाख और मार्क्स दोनों ही हीगल के स्टूडेंट थे, बट फ्योरबाख ने मटेरियलिज्म को फोकस किया। मटेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं वो चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम उसको यूज़ करें। जैसे अब आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो बीच में कोई ऐड आने लगा, तो आपको अच्छा लगने लगा, वो आप देखने लगे, तो उसने क्या किया, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने क्या कहा कि रियल चीज़ें, मतलब जो चीज़ें रियल होती हैं, जो सामने होती हैं, वो हमें अफेक्ट करती हैं। ये नहीं कि हमारे दिमाग अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं,
सामने की चीज़ें हमें हमें प्रेरित करती हैं कि हम ऐसा करें। जैसे मान लीजिए, जैसे मान क्या लीजिए, मतलब कि जैसे आप ग्लोबलाइजेशन का ही दौर ले लीजिए। चारों तरफ ग्लोबलाइजेशन की लहर दौड़ रही है, तो इंडिया ही क्यों पीछे रहता। इंडिया को भी एलपीजी लागू करना ही पड़ा, तो मतलब जो आसपास की चीज़ें थी वो इफेक्ट डाला ना इंस्टीट्यूशन पे। तो फेयरबक ने यही कहा, मटेरियलिज्म नाम की चीज़ होती है सोशियोलॉजी में। अब जो मार्क्स थे, मार्क्स ने क्या कहा, इनका डायलेक्टिक्स ले लिया और इनका मटेरियलिज्म ले लिया। मार्क्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आगे हम बताएंगे व्हाट द डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इज। इसे अभी आप इतना ही देख लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ अभी जर्मन थिंकर को कवर करना है कि हाउ जर्मन थिंकर ने कैसे सोशलॉजी के स्कोप को बढ़ाया, कि मतलब सोशलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिसिप्लिन को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है इंटरप्रिटिविज्म। ये इंटरप्रिटिविज्म जर्मन थिंकर ही वेबर हैं, इन्होंने बताया कि अगर आपको चीज़ें समझनी हैं तो आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बिहाइंड मीनिंग जाननी पड़ेगी। और सिमल ने कहा, सिमल हैं सोशलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि सिंबॉलिक इंटरेक्शंस को हमें समझना पड़ेगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शंस मतलब कि जैसे सिंबल्स को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे समाज में ऐसे थंब हम मनाते हैं, तो थंब को बहुत अच्छा माना जाता है। सॉरी, ये बहुत ही कैसे बन गया थंब, एक मिनट। जैसे हम ये थंब को बनाते हैं, तो ये थंब को बनाए तो ये क्या हुआ, गुड, मतलब कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी किसी समाज में इसको बुरा भी मान सकते हैं ना, इस सिंबल को। तो वही कह रहा है कि अगर कोई, हमें सिंबल्स को समझना पड़ेगा, सिंबल्स की चीज़ों को समझना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए हमने ये कोई सिंबल बना दिया स्टार, तो आप इसको समझ रहे हैं कि ये स्टार मैंने बनाया है, लेकिन ऐसे मैंने कुछ बता दिया, तो आप क्या बोलेंगे, इसको, इस सिंबल्स को नहीं समझ पाएंगे ना। तो सिंबल्स को ही मतलब सिंबल्स के थ्रू ही इंटरेक्शन होती है। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम सोशलॉजी के स्कोप को अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब सोशलॉजी कैसे, मतलब दायरा पढ़ सकते हैं। अब ये क्या, हैबरमास आए। हैबरमास ने क्या कहा, हैबरमास ने क्रिटिकल स्कूल को स्टैब्लिश किया। क्रिटिकल स्कूल मतलब कि हैबरमास ने हर चीज़ को क्रिटिकली, मतलब कि क्रिटिसाइज करने लगे। ये कोई भी अगर कोई थ्योरी देता था, ये तुरंत क्रिटिसाइज करने लगे हैबरमास। अगर किसी ने कुछ थ्योरी दिया तो इन्होंने फिर क्रिटिसाइज करने पहुंच गए। तो इससे क्या हुआ कि इनकी काफ़ी इंसल्ट भी हुई थी, बट इनको इन्होंने क्या एक पर्सपेक्टिव दिया सोशलॉजी को, कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया। तो ये रहा हमारा जर्मन सोशलॉजिस्ट ने, थिंकर्स ने क्या क्या कैसे कैसे स्कोप को बढ़ाया, कि सोशलॉजी में क्या क्या स्कोप होता है। और धीरे धीरे आप इससे यूज टू हो जाएंगे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया। और इन्होंने कुछ मार्क्सिस्ट के जो आइडियाज़ थे इसको भी इम्प्रूव। ये देखिए, ये सब आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन है, बस यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि स्कोप ऑफ सोशलॉजी में कैसे कैसे स्कोप इसका बढ़ा, क्या क्या चीज़ें हुई। और ये मैंने इतने थिंकर्स इसलिए रखे, आपको लर्न हो जाएंगे विद टाइम, क्योंकि थिंकर्स बहुत ज़्यादा नहीं, मिनिमम 70 to 80 भी लर्न हो गया तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और आंसर्स लिखने में आपको इजी होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगे या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट लगे कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, वही मतलब। तो आपको ये मेरा सीरीज़ कैसे लगा। और हाँ, अगर एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करनी हो तो बता दीजिए, मैं एनसीईआरटी की बेसिक सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये जानती हूँ कि सोशलॉजी जो है, अभी
शुरू के लेक्चर्स थोड़े थोड़े से बोरिंग लगेंगे, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। इसके एक एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि ये भी पर्सपेक्टिव है, ये क्या है, क्योंकि सिंपल मीनिंग तो है नहीं, उसके पीछे की मीनिंग देखनी पड़ती है सोशियोलॉजी में। तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट भी नहीं है, बट धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश थिंकर्स के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश थिंकर्स ने कैसे सोशियोलॉजी के स्कोप को बढ़ाया और कैसे सोशियोलॉजी के स्कोप को मतलब कि दायरा बढ़ाया, क्या क्या उसको व्यू दिया, मतलब क्या मेथड दिया। तो इसको हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।